स्टूडेंट्स, साइंस क्लास एंड जीके में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, जो भी अभिक्रिया होती है उन अभिक्रियाओं का कोई ना कोई कारक क्या होता है, प्रभावित करता है। वे कारक कौन कौन से, तो वे कारक 5 है। कौन कौन से? पहला है एक सांद्रता, दूसरा प्रकाश, तीसरा उत्प्रेरक, ऐसे करके 5 हमारे पास कारक है। ये कारक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया की दर है उसकी दर को कम या ज़्यादा कर देते हैं, यानी उससे क्या होता है, उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि 5 कारक किस तरह अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला अपन ने लिया है कि क्रिया कारक की सांद्रता का प्रभाव। क्या? क्रिया कारक की सांद्रता का प्रभाव। चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से। देखिए, क्रिया कारक जो हमारे पास होता है, यदि क्रिया कारक की सांद्रता हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास क्रिया कारक है उसकी सांद्रता जैसे ही हमने इंक्रीज की तो उसकी जो सांद्रता इंक्रीज करने पर उसके जो कणों की संख्या है वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण उनके कणों के मध्य जो टक्कर है, जो टक्करों की संख्या है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप क्या समझे कि क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ाने पर टक्करों की संख्या बढ़ जाती, और अगर टक्करों की संख्या बढ़ गई तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी अभिक्रिया की जो दर है वो भी बढ़ जाएगी। तो आपको सीधा सीधा ये समझना है कि क्रिया कारक की सांद्रता किस तरह प्रभावित होती है। तो क्रिया कारक की सांद्रता से किस तरह है अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है, तो वो चीज़ यहाँ पे समझो कि जैसे ही क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ाई तो टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, और जैसे ही टक्करों की संख्या बढ़ी, रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो अभिक्रिया की दर पर क्रिया कारक की सांद्रता का सीधा सीधा प्रभाव आपको मैंने समझा दिया। अब आगे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है कि सैद्धांतिक रूप से अभिक्रिया की दर पर सांद्रता का प्रभाव सबसे पहले गुल्डबर्ग और वागी नामक वैज्ञानिक द्वारा सक्रिय द्रव्यमान के नियम से समझाया गया था। यानी ये जो हमारे पास ये जो क्रिया कारक की सांद्रता का जो अभिक्रिया की दर पर जो प्रभाव है, यह प्रभाव किसने समझाया अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये हैं गुल्डबर्ग और बागी नामक वैज्ञानिक ने समझाया था। और किसके माध्यम से समझाया था? तो सक्रिय द्रव्यमान के नियम से समझाया था। तो इस चीज़ का आप बड़े विशेष रूप से ध्यान रखना। चलिए आगे चीज़ों को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है? अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि यह सक्रिय द्रव्यमान का नियम क्या है। क्या है ये सक्रिय द्रव्यमान का नियम? तो उसको समझते हैं। देखिए, सक्रिय द्रव्यमान का नियम क्या होता है? स्थिर ताप पर अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। यानी यदि हमारे पास ताप क्या है, स्थिर है, ताप ना ही तो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, एक निश्चित ताप लिया है और उस ताप पर हमने क्या किया है, अभिक्रिया की जो दर है उसको जांच करने की कोशिश की। तो हमें पता चला तो क्रिया कारकों की जो सांद्रता है, वो जो अभिक्रिया की दर है वो क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा सक्रिय द्रव्यमान का नियम है। ये तो मैंने थ्योरेटिकल रूप से आपको समझाया। अब इसको फैक्टली यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप में मैं समझाने वाला हूँ। तो ये लिख रखा है, यही सक्रिय द्रव्यमान का क्या है, नियम है। तो ये लिख रखा है, यही सक्रिय द्रव्यमान का नियम है। अब देखिए, एक अभिक्रिया के माध्यम से मैं इस सक्रिय द्रव्यमान के नियम को समझाता हूँ। हमारे पास अभिक्रिया दे रखी है। क्या अभिक्रिया दे रखी है? N1A N2B गोज़ टू प्रोडक्ट, यानी ये हमारे पास क्रिया कारक है और इसके माध्यम से हमारे पास P प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब हमें कह दें कि अभिक्रिया की दर लिखो। क्या लिखो? अभिक्रिया की दर लिखो। तो दर कैसे लिखेंगे वो देखो। दर लिखेंगे हम सक्रिय द्रव्यमान के नियम से, और सक्रिय द्रव्यमान का नियम क्या कहता है कि हमारी जो दर होती है वो दर क्या होती है, जो क्रिया कारक होते हैं उन क्रिया कारक की सांद्रता। तो क्रिया कारक क्या है, ए और बी, इनकी जो सांद्रता है इनके गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यही सक्रिय द्रव्यमान का नियम है। और उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना, सक्रिय द्रव्यमान का नियम कहता है
जो हमारे पास क्या होता है एन, ये जो दे रखा है रस समीकरण मिति गुणांक, ये रस समीकरण मिति गुणांक कहाँ चल जाती है, घात में चल जाती है। किसकी घात में चल जाती है, जिस सांद्रता की रस समीकरण मिति गुणांक होती है उसी सांद्रता की घात में चली जाती है। जब हम क्या लिखते हैं, दर को लिखते हैं, तब ये चले जाती है। तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना कि दर का फॉर्मूला क्या हुआ, दर समानुपाती है एक ही सांद्रता एक ही सांद्रता का n पावर इंटू बी की सांद्रता का n2 पावर। ठीक है, तो ये ही हमारे पास सक्रिय द्रव्यमान का नियम है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, समानुपाती स्थिरांक को हटाकर के समानुपाती स्थिरांक का यूज़ करेंगे, जो कि क्या है, जो कि है एक दर नियतांक है, दर स्थिरांक है या फिर वेग स्थिरांक है। क्या है, इसको दर नियतांक भी कहते हैं, दर स्थिरांक भी कहते हैं और वेग नियतांक भी कहते हैं। तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है r बराबर के a की पावर n1 एंड b की पावर n2, जो कि है सैद्धांतिक नियम। इस चीज़ का ध्यान रखना, यह एक सैद्धांतिक नियम है। क्या है, सैद्धांतिक नियम है, ये प्रायोगिक नहीं है, ये प्रायोगिक रूप से निकाला हुआ नियम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये एक सैद्धांतिक रूप है, ये सैद्धांतिक रूप से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर क्यों है ये सैद्धांतिक रूप से, सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ के आता है, क्यों ये सैद्धांतिक रूप से है। तो मैं इसका जो प्रायोगिक फॉर्मूला आपको बताऊंगा, तब आपको समझाऊंगा कि ये सैद्धांतिक क्यों है और वो प्रायोगिक क्यों है, और प्रायोगिक रियलिटी में किसके माध्यम से दिया गया है। तो ध्यान रखना, जो प्रायोगिक फॉर्मूला है वो दर नियम से दिया गया है। किससे, दर नियम से, दर नियम से। तो वो तो हमारे पास प्रायोगिक होगा और ये सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक किससे दिया गया है, सक्रिय द्रव्यमान के नियम से। क्या, सक्रिय द्रव्यमान के नियम से दिया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यदि क्या हो जाए, यदि A और B दोनों ही क्या हो जाए, दोनों की सांद्रता क्या हो जाए, इकाई एक हो जाए। क्या हो जाए, दोनों की सांद्रता इकाई हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो अभिक्रिया की दर वो दर स्थिरांक वेग नियतांक या फिर वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगी, या फिर दर स्थिरांक या दर नियतांक के बराबर हो जाएगी। क्या, अभिक्रिया की दर किसके बराबर हो जाएगी, k के बराबर हो जाएगी। कब, जब A और B की सांद्रता क्या हो जाए, एक हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में अभिक्रिया की जो दर है उसे हम कहेंगे विशिष्ट वेग नियतांक। क्या कहेंगे, विशिष्ट वेग नियतांक। इसी की थ्योरी नीचे लिखी हुई है, उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो वो क्या लिखा हुआ है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। देखो, जब सभी क्रिया कारकों की सांद्रता इकाई होती है तो अभिक्रिया की दर विशिष्ट दर नियतांक कहलाती है। क्या कहलाती है, विशिष्ट दर नियतांक कहलाती है। तो वही चीज़ है जो कि मैंने आपको ऊपर समझा दिया। तो अच्छे से एक एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, एक एक चीज़ आपको आना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो, टेंशन ना ले, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं एक बार रिपीट वापस करूँगा जिससे अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे देखो, यहाँ पर के का मान, यहाँ पर अब अपन करेंगे के की बात। किसकी, के की बात। देखो, के का मान केवल ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। यानी जो के का मान है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि जो के का मान है, जो के का मान है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, वो निर्भर करेगा तो केवल ताप पर निर्भर करेगा। किस पे, ताप पर। यानी अगर हम ताप को बढ़ा देंगे तो हमारा जो के का मान है वो भी बढ़ जाएगा, और अगर हम ताप को घटा देंगे तो हमारा जो के का मान है वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस चीज़ का आप बहुत इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना। चलिए अब देखो आगे हमारे पास यूनिट ऑफ के, यानी के की इकाई क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, के की इकाई होती है मोल 1 - n लीटर n-1 एंड टाइम इनवर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना के की इकाई को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर आपसे के की इकाई पूछ लिया जाए, किसी भी तरह से के की इकाई पूछ लिया जाए, तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, मोल 1 - n
लीटर n-1 एवं टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स तो हमेशा ऐसे के ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ पर लीटर की जो पावर है और मोल की जो पावर है वो चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n जो n है वो या तो रस समीकरण मिति गुणांक हो सकता है। क्या हो सकता है? रस समीकरण मिति गुणांक हो सकता है। तो ध्यान रखना, या तो ये रस समीकरण मिति गुणांक हो सकता है, या फिर ये हो सकता है खर्च हुई सक्रिय सांद्रता। और ये दोनों ही क्या होते हैं? तो ध्यान रखना, ये दोनों ही क्या होते हैं? कोटि होते हैं। किसकी कोटि होते हैं? अभिक्रिया की कोटि होते हैं। तो ध्यान रखना, हमारे पास जो n है वो क्या है? तो n हमारे पास अभिक्रिया की क्या है? कोटि है। क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। तो n तो हमारे पास क्या हो गई? अभिक्रिया की कोटि हो गई। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो हमारे पास कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि यूनिट ऑफ के की इकाई बताइए, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप के की इकाई बता सकते हो। कैसी परिस्थिति में कैसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए आपसे के की इकाई पूछ ली जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है अपना मेन, जो कि मैं ऊपर बता रहा था कि सैद्धांतिक नियम तो आपको सक्रिय द्रव्यमान के नियम से मिला है। किसके? जो हमारे पास सैद्धांतिक नियम है, ये जो सैद्धांतिक नियम है, ये सैद्धांतिक नियम सक्रिय द्रव्यमान के नियम से मिला है। ठीक है, लेकिन जो प्रायोगिक नियम है वो क्या है? ये रहा वो प्रायोगिक नियम। इस प्रायोगिक नियम के अंतर्गत क्या होता है? हमारे पास कोई अभिक्रिया दी हुई है, इस अभिक्रिया की हमको क्या लिखनी है? दर लिखनी है। तो इसकी दर कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे R बराबर के ए की पावर x एंड b की पावर y। ये हमारे पास क्या होगी? अभिक्रिया की दर होगी। ठीक है, क्या होगी? ध्यान रखना, R बराबर के ए की पावर x एंड b की पावर y। अब यहाँ पे बात आती है कि ये x एंड y क्या है? ये x और y क्या चीज़ है? यहाँ पर x और y को समझो। तो देखो, x और y ये अभिक्रिया की कोटि। क्या है? अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि तो है। क्यों? क्योंकि अगर सक्रिय सांद्रता के गुणनफल के घात में जो लिख रखा होता है वो उसका योग कर लिया जाए तो वो क्या हो जाता है? अभिक्रिया की कोटि हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, कोटि तो ये भी है अभिक्रिया की n1 और n2, और ये अभिक्रिया की रस समीकरण मिति गुणांक भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोटि ये भी है x एंड y, और ये रस समीकरण मिति गुणांक नहीं है। तो ये क्या चक्कर है वो समझ, यहाँ पे यही चीज़ आपको समझना है। तो यही चीज़ को, इसी चीज़ को यहाँ पे समझो। देखो, ये जो x एंड y है ये क्या है? तो आपको बता देता हूँ कि खर्च हुई सांद्रता क्या? क्रिया कारक की, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे सही लिखा जाएगा। क्रिया कारक की खर्च हुई सांद्रता। क्या? खर्च हुई सांद्रता। तो ध्यान रखना, ये क्या हो गई? क्रिया कारक की खर्च हुई सांद्रता हो गई। क्या होगी? क्रिया कारक की खर्च हुई सांद्रता हो गई। यानी हमारे पास क्रिया कारक की कितनी सक्रिय सांद्रता अभिक्रिया में भाग ले रही है। आपको दे तो क्या रखा है? दे तो आपको रखा है n1a n2b, लेकिन आपको पता है क्या हमेशा पूरी सांद्रता उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है? तो नहीं, पूरी सांद्रता उत्पाद के रूप में परिवर्तित नहीं होती है, कुछ ना कुछ भाग शेष रह जाता है। तो क्या उस शेष रह गए उस भाग को हम यहाँ लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो अभिक्रिया में भाग ही नहीं ले रहा, वो अभिक्रिया की दर को प्रभावित ही नहीं कर रहा। तो हम किसको लिखेंगे? जो कि अभिक्रिया की दर को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। अभिक्रिया की दर को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है, उसकी सांद्रता में
प्रभावित कर रहा है और उसकी सांद्रता में क्या कर रहा है, उसकी सांद्रता में, जिसकी सांद्रता में परिवर्तित हो रहा है। तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना। तो एक्स एंड वाई क्या हो गए, परिवर्तित हुई। लेकिन सर यहाँ पे तो कुछ अलग ही दे रखा है, क्या, N1 और N2। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास सांद्रता दी हुई है वो सांद्रता इस अभिक्रिया में पूरी उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो समझो। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, जो हमारे पास क्रिया कारक है वो पूरा उत्पाद के रूप में परिवर्तित भी हो जाता है। लेकिन हर अभिक्रिया ऐसी नहीं होती है कि हमारा जो क्रिया कारक है वो उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो जाए, कुछ ना कुछ भाग शेष रह जाता है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए प्रायोगिक रूप से यह फॉर्मूला दिया गया है। और इसीलिए तो कहता हूँ मैं कि ये सैद्धांतिक है। ये क्या है, हमारे पास सैद्धांतिक है और ये प्रायोगिक है। तो आपको हमेशा यूज़ क्या करना है, प्रायोगिक करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रिलेशन आपको मैं समझा देता हूँ, वो समझ लो। इम्पोर्टेंट रिलेशन क्या है, इम्पोर्टेंट रिलेशन है कि यहाँ पर जो x एंड y है, x एंड y जो है वो N1 एंड N2 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो क्या होगा, हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी, और नहीं भी। तो इस चीज़ का यहाँ पर इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना। चलिए इतनी चीज़ें क्लियर है। तो ये जो हमारे पास सांद्रता का प्रभाव है, अभिक्रिया की दर पर जो सांद्रता का प्रभाव है वो मैंने पूरी तरह से आपको समझा दिया। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और आज की क्लास में बस इतना ही, फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक बार इसका पूरे का रिविज़न कर लेते हैं, ठीक है। मैं एक बार सारा मिटा देता हूँ जिससे अंडरलाइन कर करके आपको अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है। एक बार सारा मिटा देता हूँ। तो एक बार फटाफट सारा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। समझा तो मैंने सब कुछ आपको दिया ही, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। देखो यहाँ पर क्या देखिए, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक जिसमें क्रिया कारक की सांद्रता का प्रभाव जानने वाले हैं। तो वो क्या दे रखा है, क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ेगी, टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। अब इसी को थ्योरेटिकल रूप में लिख रखा है कि सैद्धांतिक रूप से अभिक्रिया की दर पर सांद्रता का प्रभाव सबसे पहले गुल्डबर्ग और वागी नामक वैज्ञानिक ने सक्रिय द्रव्यमान के नियम से समझाया था। किससे, सक्रिय द्रव्यमान के नियम से। और वो कैसे समझाया था, सैद्धांतिक रूप से समझाया था। तो वो देखो आगे क्या लिखा है, स्थिर सक्रिय द्रव्यमान का नियम क्या होता है। तो वो देखो, स्थिर ताप पर अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, यही सक्रिय द्रव्यमान का नियम कहलाता है, ठीक है। अब देखो इसी सक्रिय द्रव्यमान को नियम को न्यूमेरिकल रूप में इस अभिक्रिया के माध्यम से समझाएगा कि ये एक अभिक्रिया है और इसकी हमें दर लिखनी है, किसके, सक्रिय द्रव्यमान के नियम से। तो क्या लिखेंगे, जो हमारे पास रस समीकरण मिति गुणांक है वो कहाँ चली जाएगी, घात में चली जाएगी यूँ की, और हमारे जो सांद्रता है उस सांद्रता का क्या हो जाएगा, आपस में गुणनफल हो जाएगा। बस सिंपल यही था। यहाँ पर N1 + N2 क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है, सैद्धांतिक नियम से दिया हुआ है या फिर सैद्धांतिक नियम का है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर K क्या है, कि हमारे पास स्थिरांक है। कौन सा स्थिरांक है, तो दर स्थिरांक है, दर नियतांक है, दर स्थिरांक और वेग नियतांक है, ठीक है। यहाँ पे देखो AB = यदि 1 हो, इकाई हो, इसकी सांद्रता कितनी हो, इकाई हो, तो हमारे पास अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, K के बराबर हो जाएगी। और यह अभिक्रिया की दर विशिष्ट वेग नियतांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विशिष्ट वेग नियतांक कहलाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे देखो, आगे लिख रखा है, जब सभी क्रिया कारकों की सांद्रता इकाई होती है तो अभिक्रिया की दर विशिष्ट वेग नियतांक कहलाती है, जो कि मैंने ऊपर आपको बता दिया।
के का मान केवल ताप पर निर्भर करता है। इस चीज़ का बड़े ध्यान रखना कि ताप बढ़ेगा के बढ़ जाएगा और ताप घटेगा तो के भी घट जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। अब यूनिट ऑफ के की बात कर ले। के की इकाई का फॉर्मूला दिया हुआ है मोल 1 - n लीटर n-1 एंड टी इनवर्स। इसको मैं समझाऊंगा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना। ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले और ये वाला फॉर्मूला जो कि प्रायोगिक रूप से दिया गया है अभिक्रिया की दर का, ये वाला फॉर्मूला भी आपको मैं अप्लाई करके क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। अब यहाँ पे x एंड y क्या है, अभिक्रिया की दर है और आपको नीचे बताया गया है कि x एंड y बराबर हो भी सकते हैं n1 एंड n2 के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x एंड y बराबर इज इक्वल्स टू नॉट इज इक्वल्स टू n1 एंड n2। तो इस चीज़ का यहाँ पे इम्पोर्टेंटली आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।